हेलो संदीप जी। मैं रौनक पुरस्कार से आपको वेलकम करता हूँ पुरस्कार के फर्स्ट पॉडकास्ट वीडियो में। संदीप जी, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप पहले एपिसोड में ही हमारे एंड पे आए हैं। और हम लोग इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे आपकी लाइफ के बारे में, आपके अचीवमेंट्स के बारे में और आप कैसे इंस्पायर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। सो मैं आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि आप कैसे इस मुकाम पे आप कैसे पहुँचे? आप थोड़ा बता पाएँगे? हाँ, पहले तो पुरस्कार के सभी लोगों को मेरे तरफ से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पहले पॉडकास्ट में आने का मौका दिया। जहाँ तक लाइफ जर्नी की बात है तो अ, मेरी बचपन की पढ़ाई नालंदा जिला में हुई है। मेरी स्कूलिंग वहीं से। उसके बाद मास्टर्स के लिए मैं जेएनयू गया था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। फिर वहीं से मेरी एमफिल, पीएचडी की भी पढ़ाई हुई है। मैं डॉक्टरेट ने मैंने कंप्लीट किया हूँ जेएनयू से ही। और आफ्टर सबमिशन माय पीएचडी मैंने आरा में एसडी जैन कॉलेज ज्वाइन किया है। और ड्यूरिंग माय पीएचडी मैंने काफ़ी सारे यूपीएससी के अटेम्प्ट्स भी दिए थे, जिनमें कई 2 बार मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला और 4 बार मैंने मेंस भी लिखा है। तो अभी तक का लाइफ जर्नी यही है मेरी। संदीप जी, अ, ये एक इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी है और इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको ये करियर परस्यू करने के लिए आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? और यूपीएससी के, बीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको पढ़ाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हाँ, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे एकेडमिक लाइफ में आना है। मेरा शुरू से ही ध्येय रहा था कि यूपीएससी क्वालीफाई करूँ और कमीशन में जाऊँ एज़ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसपी कुछ भी। लेकिन जब मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए तो मेरे पास करियर ऑप्शन में बचा था कि मैं डॉक्टरेट कर रहा था जेएनयू से। तो उसकी ओके। वजह से मैंने जॉइन किया एज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर और उसी दरमियान मुझे लगा कि अभी उस समय मेरा अटेम्प्ट्स खत्म हुए थे, तो मुझे लगा कुछ नया करना चाहिए क्योंकि इतने सारा एक्सपीरियंस मैंने करीब 7-8 साल मैंने यूपीएससी को दिया था और सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी मैंने काफ़ी मेहनत करके इकट्ठा किया था, तो मुझे लगा कि इस एक्सपीरियंस को मुझे शेयर करना चाहिए और इसी की वजह से मैंने कुछ इनिशिएटिव लिए जो कि फ्री थे। फ्री में मैंने एजुकेशन खासकर यूपीएससी, बीपीएससी और यूजीसी नेट के लिए देना शुरू कर दिया था। जी, जी। ओके। और आपका एज अ पीएचडी स्कॉलर जेएनयू में आपका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो कैसे शेप हुआ वहाँ पे? उसके बारे में कुछ आप बता पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। जेएनयू से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे पहले क्या था कि मैं पढ़ाई करता था, बट आउटपुट मुझे नहीं मिल पाता था। एक जो आउटपुट होना चाहिए कि पूरे दिन भर आपने अगर 15 घंटे पढ़ाई किए हैं, तो उसका आउटपुट 15 घंटे का ही होना चाहिए। वो बिल्कुल 2-3 घंटे के बराबर होता था। तो जेएनयू में मुझे इस चीज़ को शेप में देने का मौका मिला कि वहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी है और वहाँ पे अच्छे दोस्त भी बने, जो खुद ही काफ़ी डेडिकेटेड थे कमीशन एग्ज़ामिनेशन को लेकर के। तो एक तो वहाँ से शेप मिला कि नहीं मुझे फ़ोकस्ड होना है। अब अगर मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो 5 घंटे का आउटपुट आना चाहिए। अगर आपने पूरे दिन 2 जो चीज़ें डिसाइड किया है कि उतना पढ़ना है, तो पढ़ना है। दूसरा मेथोडोलॉजी में क्या हुआ कि जैसे आप आंसर राइटिंग करते हो तो वहाँ पे जितने भी जेएनयू में असाइनमेंट करवाए जाते हैं, चाहे डिसर्टेशन लिखते हैं, चाहे थीसिस लिखते हैं, वो भी एक टॉपिक ही होता है जिसमें आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन चाहिए, प्रॉपर बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन क्या रहना चाहिए। तो वो चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाई गई थी और काफ़ी सारे क्या होते हैं कि लोग एग्ज़ामिनेशन में कैजुअल अप्रोच लेते हैं कि कुछ भी कंटेंट लिख देते हैं, कुछ भी डेटा लिख देते हैं कि इतना पॉपुलेशन हुआ, इतना लिटरेसी है, इतना सेक्स रेशियो। बट वो लोग ऑथेंटिक डेटा नहीं बताते कि ये डेटा आया कहाँ से। तो जब भी जैसे मैं आंसर राइटिंग करता था तो एक चीज़ जो मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया जेएनयू के, कि आप अगर डेटा लिख रहे हैं, टेबल्स बना रहे हैं तो उसके नीचे सोर्स ज़रूर लिखें। सोर्स सेंसस ऑफ इंडिया भी हो सकता है, सोर्स वर्ल्ड बैंक हुँ। भी हो सकता है, सोर्स एनएफएचएस भी हो सकता है। कई तरह के सोर्स होते हैं जो कि फिर सामने वाले जब टीचर उस कॉपी को चेक करते हैं, तो टीचर को भी एहसास होता है कि इन्होंने प्रॉपर जो है आंसर राइटिंग किया है और अगर आपको 1-2 क्वेश्चन हर क्वेश्चन में 1-2 नंबर भी एक्स्ट्रा मिलेगा,
तो आप करीब 80 से 100 नंबर एक्स्ट्रा आप दूसरे लोगों से सिर्फ़ अच्छे आंसर राइटिंग के बेसिस पे पा सकते हैं। तो ये मुझे जेएनयू से ही मिला और आज तक मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा संदीप जी, इसी जवाब में मेरे को एक और सवाल मिला कि जैसे आजकल के एरा में देखा जाए तो इंटरनेट है और सबके पास है और इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है। तो इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी को कैसे हम मापेंगे कि समझिए जैसे आपने लिखा कि हमें नीचे सोर्स के बारे में लिखना पड़ता है, बट अभी तो क्या है कि इंफॉर्मेशन डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है और बहुत सारी अवेलेबल, और कई बार डेटा मैच भी नहीं करता, तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करें कि हाँ यही क्रेडिबल है और इसे ही हम सोर्स में डाल सकते हैं। हाँ, सबसे पहली बात है कि अगर हम कुछ सोर्स पढ़ रहे हैं, तो पहले देखना चाहिए कि वो गवर्नमेंट से के वेबसाइट पे है कि नहीं। अगर हम्म, जैसे गवर्नमेंट कई सारे अपना लिटरेचर निकालती है, अपना कुछ सर्वे देती है, रिपोर्ट्स देती है, तो वो रिपोर्ट्स जो है वो डायरेक्ट वहीं से पढ़ना चाहिए। हम गवर्नमेंट ने एक पीआईबी भी दे रखा है, तो पीआईबी में भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन हर टॉपिक के रिगार्डिंग मिल जाते हैं। तो ऑथेंटिक रिसोर्स से ही पढ़ना चाहिए अगर आप ऑनलाइन भी चीज़ें पढ़ रहे हैं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना कि ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हाँ। उनमें क्या पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। लोग क्या करते हैं कुछ भी पढ़ डालते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है वो हमें छाँटने आना चाहिए और वो एक्सपीरियंस से ही थोड़ा-थोड़ा आता है कि आप अगर एक्सपीरियंस है तो आपको पता चल जाता है कि इन रिसोर्सेज़ को हमको पढ़ना चाहिए। हम्म। संदीप जी, इसमें आप एसडी जैन कॉलेज में आरा में आप क्या चैलेंज फेस करते हैं जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं? वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, मतलब आपके एंड पे क्या आता है उनके एंड से कि हम ये फेस कर रहे हाँ, एसडी जैन कॉलेज आरा में जब मैं जॉइन किया था तो मुझे लगा था कि चैलेंजेस हर जगह के अलग होते हैं। अगर आप दिल्ली में स्टूडेंट को देखेंगे, तो हैं? उनका चैलेंज अलग होता है और हम्म, आरा में आप जॉइन किए तो वहाँ पे स्टूडेंट का अलग चैलेंज था। ओके। सबसे बड़ी बात होती है कि ट्रस्ट डेवलप करना कि अगर कोई स्टूडेंट आपके पास पढ़ने आ रहा है, वो तभी आपके पास आएगा पढ़ने जब उसको विश्वास हो जाएगा कि आप इसको क्वालीफाई करा सकते हैं, आप उसे सक्सेसफुल करा सकते हैं। तो जब मैंने शुरुआत किया था, मुझे लगता है 2018 जनवरी में मैंने शुरुआत किया था। दिसंबर 2017 मैंने जॉइन किया था जैन कॉलेज में। तो आफ्टर 1 ही मंथ्स के बाद मुझे लगा कि कुछ स्पेशल करना चाहिए, नया करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे लोगों को ख़ास करके यूजीसी नेट का मैं तैयारी शुरू करवाया था, तो वहाँ पे जानकारी का अभाव था बच्चों में कि यूजीसी नेट कैसा चीज़ है, क्या है होता है, उससे क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो जब मैंने शुरुआत किया तो बच्चे आए, 4-5 बच्चे आए मेरे पास पढ़ने के लिए। 4-5 बच्चों में भी 1-2 ही बच्चा जो है वो फ़ोकस रहा मेरे साथ जुड़ा रहा। लेकिन जैसे ही आफ्टर 6 मंथ्स एक बच्चे ने क्वालीफाई किया यूजीसी नेट को तब वो करंट की तरह काम किया वो मेरा वेव्स की तरह असली वेव्स वहीं से डेवलप हुआ कि लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं, ये टीचर कुछ कर सकते हैं, ये बच्चों को क्वालीफाई करा सकते हैं क्योंकि जो बच्चा क्वालीफाई किया था वो काफ़ी मतलब मार्जिनलाइज़ सेक्शन से बिलॉन्ग करता था, काफ़ी ओके। इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छे नहीं थे, फिर भी मैंने उसको बहुत हेल्प किया था पढ़ने-लिखने में, तो वो क्वालीफाई कर गया। तो लोगों का विश्वास जागा, वहाँ की मीडिया को भी थोड़ा ध्यान आया कि अरे! यहाँ पे कोई आए हैं, यहाँ पे कोई सर आए हैं जो अलग कुछ करना चाह रहे हैं, अलग करना तो उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट आने लग गए। तो पहला यही चैलेंज था मेरे लिए आरा में ख़ास करके जैन कॉलेज में कि बच्चों के बीच ट्रस्ट डेवलप करना और फिर मैंने उसको डेवलप किया। ओके। तो अपनी जर्नी जब ये स्टार्ट करी तो आपने फ्री में जो ये पढ़ाना स्टार्ट किया, तो अभी तक आपने कितने स्टूडेंट्स वहाँ से क्वालिफाई कराए हैं, या कितने अभी तक स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं वहाँ से? अब मैं 2 कॉम्पिटिशन पे अभी मेजर फ़ोकस किया था अभी तक मेरी जर्नी ओके, में। पहला यूजीसी नेट के ऊपर, दूसरा बीपीएससी के ऊपर। तो ओके, यूजीसी नेट के ऊपर करीब मैंने 40 से 45 बच्चों को क्वालीफाई करा चुका हूँ। शुरुआत में ओके, मेरे पास स्टूडेंट्स कम थे, तो 4-5 के लॉट में हर बैच में निकलते थे। बाद में बीपीएससी को गाइड करने का मौका मिला मुझे, फ्री में ही गाइड करने का मौका मिला, तो मैंने वहाँ पे अपना सारा एनर्जी लगाया। तो उसमें भी करीब अ, 50 प्लस के आस-पास 3 बैच में 50 प्लस के आस-पास मैं क्वालीफाई करा चुका हूँ बच्चों को अब तक। तो नहीं, एज़ ये अराउंड 100 प्लस स्टूडेंट मेरे तरफ से क्योंकि बाकी डिफरेंट एग्ज़ामिनेशन भी बीपीएससी कंडक्ट कराती है।
तो ओके। उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे क्वालीफ़ाई कर चुके हैं। नहीं, 100 काफ़ी प्लस। काफ़ी काफ़ी बड़ा नंबर है ये, और ये सुन के भी अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग भी फ्री एजुकेशन देते हैं जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं। तो हमारा भी यही लक्ष्य रहता है कि ये लोग ये ऐसी एग्ज़ाम्स क्लियर करें तो उनका भी एक समाज में एक स्टेटस बने, और थोड़ा इंस्पायर करें और भी बच्चों को कि हमें हाँ, ये एग्ज़ाम्स देनी है और हमें क्लियर करना है। तो बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल। काफ़ी इससे चेंज आता है उनके उनकी लाइफ़ में भी, और इवन वो इंस्पायर करते हैं और सबको भी। बिल्कुल, बिल्कुल। सो जैसे आपने एक एक स्टूडेंट की बात करी कि वो एक स्टूडेंट की वजह से ऐसा चेंज आया, तो उसके बाद जब आपने उसको ये प्रिपेयर कराया तो उसके एंड पे क्या चैलेंजेस आए, और ये जो सिलेबस का जो पैटर्न चेंज होता है हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी टाइम बाद, मतलब का रेगुलरली कुछ चेंजेस आते हैं, तो उससे जो कंफ्यूजन भी कई बार क्रिएट होता है स्टूडेंट्स में, तो उसको आप कैसे क्लियर करते हैं कि हाँ, ये चीजें जो चेंज हुई है, बट आप उसको कैसे थोड़ा और क्या बोलते हैं कि क्लैरिटी देके समझाते हैं कि इसे कर सकते और पहले तो कि स्टूडेंट्स में मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। हैं? ओके। मेजर क्या होता है कि देखिए कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, ये मेरा मानना है, ठीक है? अगर उसको हुँ, प्रॉपर गाइडेंस मिले और हुँ, उस गाइडेंस को वो बच्चा फॉलो करे। इम्पोर्टेंट होता हुँ, है गाइडेंस मिल जाता है, बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। हुँ, तो अगर बच्चे फॉलो करें तो कोई भी कॉम्पिटिशन निकालना बहुत आसान होता है। और मैं जैसे अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे पास एक लड़का है, मोहित भारद्वाज नाम है उसका और वो अभी हुँ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है। और वो हुँ, देखिए कि वो मेरे आरा भोजपुर जिला में ही जॉइन किया है, एक ब्लॉक अच्छा। है वहाँ पे, बड़हारा ब्लॉक में। तो जब मैं आंसर राइटिंग करा रहा था बीपीएससी के लिए तो मैं देखता था वो लड़का हर दिन आंसर लिखता था मेरे पास, हर दिन लिखता था, लेकिन उसके नंबर सबसे कम आते थे। मतलब ओके। अगर 50 बच्चे लिख रहे हैं तो 50वाँ नंबर उस बच्चे का होता था। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं था कि वो कभी लिखना छोड़ता था, वो हमेशा लिखता था। टेस्ट भी लेता था, टेस्ट में भी उसके नंबर सबसे कम आते थे। तो मैंने कई बार ऑडियो देता था मगर मैं हर दिन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ न कुछ ऑडियो देता रहता था, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, ताकि उनके अंदर मोटिवेशन कायम रहे। क्योंकि मैं खुद तैयारी किया हूँ, मुझे पता है मोटिवेशन कितना ज़रूरत पड़ता है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं। हुँ, और जब वो फिर भी मुझे लगा कि चलो ठीक है वो बच्चा लिख रहा है, लेकिन जब मैं सुना फाइनली कि उसका सिलेक्शन हो गया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में और वो मेरे पास घर में मिलने आया, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज़ था कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं चीज़ों को लेकर के, आप कंसिस्टेंट हार्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब आप कहीं से छोड़े नहीं कि नहीं अभी छोड़ देते हैं, हमसे नहीं हो रहा, सर भी बोल रहे हैं कि नंबर कम आ रहे हैं। लेकिन वो हुँ, लड़का हार्ड वर्क करता गया और देखिए वो आज बीडीओ बन गया है। एक और लड़की का मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, पटना में ही डीएसपी जॉइन किया, पल्लवी नाम है उसका। हुँ, तो वो लड़की भी लिखती थी आंसर, तो वो जब आई मेरे से मिलने के लिए डीएसपी बनने के बाद, तो मैंने पूछा उससे कि कब तुम्हें मतलब ऐसा लगा कि तुम्हारा हो जाएगा? तो बोली वो एक आंसर दी मुझे कि सर आप डेली 2 क्वेश्चन लिखने देते थे, तो मैं लिखती थी हर दिन, लेकिन एक दिन आपने क्या किया कि मेरे 2 आंसर में 1 आंसर की आपने बहुत बड़ाई किया कि पल्लवी ने काफ़ी अच्छा लिखा। तो मुझे उस दिन बहुत ही मतलब लगा कि मैं भी अच्छा लिख सकती हूँ, मैं अच्छा कर सकती हूँ और देखिए वो लड़की 77 रैंक लेकर के आई और डीएसपी बन गई। तो मुझे बाद में पता चला कि मेरे वर्ड्स कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं बच्चों के बीच में, मैं जो बोलता हूँ कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं भी थोड़ा अब सोच समझ के ही बोलता हूँ कि बच्चे बिल्कुल एकदम उसको फ़ोकस करते हैं, तो मैं भी ध्यान रखता हूँ। तो ये 2-3 ऐसे कई बच्चे हैं, मैं तो हर 50 बच्चे 50 का अलग स्टोरी है हुँ। कि बताने लगूँ तो काफ़ी समय लग जाएगा। जी। हाँ, नहीं, नहीं। आपने जितना अभी बताया उतना ही काफ़ी इंस्पायरिंग होगा, और अच्छा, अब एक और सवाल है, ये जो सिलेबस को लेके जो है कि ये काफ़ी वास्ट होता है, और जो इनके रेगुलर एकेडमिक जो कमिटमेंट्स होते हैं स्टूडेंट के, उसके साथ में इसकी तैयारी कैसे कर पाएँगे? उसको कैसे बैलेंस करेंगे? उसके लिए आप क्या बताते हैं स्टूडेंट्स देखिए सिलेबस तो चेंज होता रहेगा, वो हुँ, हो भी रहा है, लेकिन एक हुँ, चीज़ जो चेंज नहीं हो रहा वो है करंट अफ़ेयर्स, सामान्य ओके, अध्ययन। वो हुँ, कभी नहीं चेंज होगा, वो चाहे हिस्ट्री के क्वेश्चन्स हो, पॉलिटी के क्वेश्चन्स हो, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन्स हो, ज्योग्राफी के क्वेश्चन या साइंस के क्वेश्चन या बाकी सब्जेक्ट्स हो, ये कभी नहीं चेंज होगा। तो बच्चों को कम से कम ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिलेबस हो सकता है 2 साल के बाद चेंज हो जाए, 3 साल के बाद चेंज हो, लेकिन करंट अफेयर्स नहीं चेंज होगा, जनरल स्टडीज़ नहीं चेंज होंगे, तो उनमें हमेशा प्रिपेयर करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि
सिलेबस चेंज होने के डर से हम अपना प्रिपरेशन ही छोड़ दें, नहीं। अगर आप जीएस कंटिन्यूअसली उसको फ़ॉलो अप करते हैं, करंट अफ़ेयर्स को फ़ॉलो अप करते हैं, तो 50% तैयारी आपकी यहीं से हो जाती है। अभी जैसे बीपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ, मैंने देखा कि हुँ, वहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, उसको हटा कर के एस्से का पेपर कर दिया गया, लेकिन जीएस के पेपर कंसिस्टेंट थे वहीं पे, 2 पेपर जीएस के होते हैं बीपीएससी में, दोनों हुँ, पेपर सेम ही रहे। तो लोग बच्चे डरे हुए थे कि सर सिलेबस चेंज होने वाला, अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मैंने उनको बोला था कि जीएस आप बना के रखें, जीएस पे आप अपने नोट्स बना के रखें, अपडेट रहें, आपको वो काम आएगा और देखिए जीएस में कोई चेंज नहीं आया। तो मेरा ये सलाह है कि बच्चों को जीएस हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, जनरल स्टडीज़। जी। जी। हाँ, मतलब जैसे करंट अफ़ेयर्स आपने बताया कि वो कभी चेंज नहीं होगा और इवन वो तो एडिशन होता ही रहता है विद टाइम उसमें। तो वो एक तैयारी तो हमेशा रहती ही है और अवेयरनेस भी रहती है कि हर हर बार कुछ तो कुछ पॉलिटिकल भी चल रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये अपडेटेड रहेंगे तो अच्छा है उन्हीं लोगों के लिए। और एक और चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो एक क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो क्रिएट होता है, वो कैसे होता है? मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उसके क्या-क्या कमिटमेंट्स होने चाहिए? टाइम तो देना ही है, बट उसके अलावा और क्या-क्या कमिटमेंट्स होने चाहिए स्टूडेंट्स के, जिससे कि वो इसे ईज़िली क्लियर कर पाएँ? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यही होता है कि बच्चों के अंदर कैसी क्वालिटी चाहिए। देखिए, कभी बच्चे फ़ोर्सफुली कुछ काम नहीं करते हैं। पहली बात, उनका सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में कि अगर हमें आईएएस बनना है, तो दिन-रात उसके दिमाग में घूमना चाहिए कि हमको आईएएस बनना है। और उसके अंदर वो पागलपन चाहिए, जो बोलते हैं ना पागलपन चाहिए, उसे पाने की पागलपन चाहिए कि आप बिल्कुल कॉम्पिटिशन एग्ज़ामिनेशन उसको क्वालीफ़ाई करना है। भाई किसी भी तरह मेहनत करके 15 घंटा पढ़ना, 12 घंटा पढ़ना हो, जी-जान मेहनत लगाना हो, वो चाहिए, पागलपन तो चाहिए। अगर आपको ख़ास करके कमीशन एग्ज़ामिनेशन में आपको क्वालीफ़ाई करना है, तो वो आपको पूरा आपका 100% इंटरेस्ट होना चाहिए और 100% अपना एफ़र्ट भी देना चाहिए। अगर आप 100% एफ़र्ट नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम। तो वो पाने की चाहत होनी चाहिए, हार्ड वर्क होनी चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, तो कोई भी बच्चा क्वालीफ़ाई कर सकता है। तो ये है और सेल्फ इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स बोल रहे हैं तो हम करेंगे तैयारी या कोई समाज के लोग, परिवार के सदस्य या दोस्त बोल रहे हैं, नहीं। खुद आप क्यों पाना चाहते हैं? दिमाग में क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि आप क्यों पाना चाहते हैं? क्यों यही जॉब क्यों चाहिए? अगर ये क्लैरिटी है आपके दिमाग में, तो वो आपको कोई नहीं रोक सकता है। संदीप जी, मैंने अपनी लाइफ में भी काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने आईएएस, आईपीएस के लिए तैयारी करी, उन्होंने रिटन एग्ज़ाम्स क्लियर करा, बट इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं कर पाते कई बार। मतलब कई बार 2-2 अटेम्प्ट दिए, 3 दिए, बट इंटरव्यूज़ में वो क्लियर नहीं कर पाते, फिर वो गवर्नमेंट जॉब में ही लगते हैं, बट उनका आईएएस, आईपीएस का सपना रह जाता है। तो वो छोड़ देते हैं एक पॉइंट पे, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करोगे कि नहीं, मतलब आप अभी भी करके और इसको क्लियर कर सकते हैं? क्योंकि वो काफ़ी डीमोटिवेटिंग होता है जब आप एक रिटन क्लियर करके फिर इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं कर पाते, तो वो एक अ, उनको डीमोटिवेटिंग फैक्टर लगता है एक टाइम पे। तो ऐसे लोगों को, आप ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे थोड़ा और मोटिवेट करेंगे? ऐसे लोगों को तो मैं बोलूँगा कि आप कुछ दिन का रेस्ट ले लें, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का आप गैप ले लें, कहीं घूमने चले जाएँ, पहाड़ों पे घूमने चले जाएँ, अकेले में, ताकि आप खुद को रिचार्ज कर पाएँ क्योंकि ये काफ़ी एनर्जी काफ़ी कंज़्यूम होती है कमीशन के एग्ज़ामिनेशन में, आप बहुत एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करते हैं। आप कहाँ यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे होते हैं और इंटरव्यू क्वालीफाई नहीं करते हैं, तो आप सीधे ज़ीरो पे डायल हो जाते हैं, मतलब कहीं के लायक नहीं बचते हैं, तो फिर वहाँ से फिर से शुरुआत करना। लेकिन यहीं पे एक आंसर भी छुपा है कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुँच रहे हैं मतलब आपकी 90% तैयारी है। हाँ, वो 10% जो है ना, वो 10% का गैप खत्म करना है। इसी चीज़ को लोग नहीं समझ पाते हैं और बीच में ही सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो उनको थोड़ा-सा लड़ना चाहिए, उनको मतलब फाइट करना चाहिए। जो लगे रहते हैं उन्हीं का होता है। थोड़ा आप गैप ले लें, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन घर घर घुमाएँ, पहाड़ों में घुमाएँ, थोड़ा शांति रखें और थोड़ा एनालिसिस भी करें कि आपसे गलती कहाँ पे हुई? क्या सुधार करते तो हो जाएगा, क्या करेंगे तो हो जाएगा। अगर उन पे काम करेंगे तो बिल्कुल होगा और वो थोड़ा-सा चाहिए और सामने मोटिवेशन देने वाला भी कोई चाहिए, इमोशनल सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है उस समय। तो अगर घर वाले या दोस्त भी बोले, "अरे नहीं, हो जाएगा अगली बार।" ये वर्ड ही काफ़ी होता है, इंस्पायरिंग होता है कि नहीं, हुँ, हो जाएगा, सामने वाला कोई बोलता है, तो वो काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो इन बातों का अगर ध्यान रखें, तो मेरे ख़्याल से हो जाए। संदीप जी। अच्छा संदीप जी, आप आपके टीचिंग प्रैक्टिसेज़ में आप टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करते हैं या डिजिटल रिसोर्सेज़ का कैसे यूज़ करते हैं?
डिजिटल का मैं इस्तेमाल जेएनयू से ही सीखा था। जब मैं गया था जेएनयू पढ़ने के लिए, तो ये 2008 का साल था, तो मैंने एडमिशन लिया था जेएनयू में। तो कभी भी पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन के थ्रू कभी पढ़ाई नहीं होती थी उस समय, जहाँ भी मैं पढ़ा हुँ, वहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपने टीचर्स को देखा वहाँ पे कि पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन के थ्रू पढ़ा रहे हैं और वो चीज़ें बहुत आसान लग रही थी। आप चीज़ों को विज़ुअलाइज़ कर रहे थे, जैसे आप साइक्लोन कैसे आता है, आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अगर विज़ुअलाइज़ करके अगर कोई बता दे कि साइक्लोन इस तरीके से आता है, तो वो कितनी ईज़ी हो जाती है, कितना टफ कॉन्सेप्ट होता है साइक्लोन का, कैसे डेवलपमेंट होता है, ये सब वगैरह, आप 2 मिनट में सीख जाते हैं। तो वो मैंने सीखा वहीं से और फिर मैंने को जैसे आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के नीचे क्या-क्या पाया जाता है, किस स्थिति में पाया जाता है, वो आप देख रहे हैं वहाँ पे, समझ रहे हैं, सिर्फ़ पढ़ने से नहीं, आप विज़ुअलाइज़ करेंगे, तो चीज़ें ज़्यादा आसान होती है। तो मैंने वहीं से सीखा, फिर मैंने उसको अपने जो भी क्लास के लिए होता है, तो मैं पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन अपना बना रखा हूँ, पूरे ज्योग्राफ़ी का, मैं सारे टॉपिक पे स्लाइड्स बना रखा हूँ और ओके। चीज़ों को ईज़िली प्रेज़ेंट करने की कोशिश करता हूँ। फिर इसके अलावा मैं अपने अभी पहले क्या होता था कि मैं मॉडल आंसर्स पे उतना फ़ोकस नहीं करता था, लेकिन अब मैं हर क्वेश्चन्स पे एक मॉडल आंसर भी बना के रखे होंगे। अच्छा नहीं, दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ आंसर कि आप इंट्रो ऐसा लिखें, बॉडी में ऐसा लिखें, कंक्लूजन ऐसा लिखें। तो बच्चों को वहाँ से मिल जाता है कि एक मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए, फिर उसके हिसाब से लोग बच्चे लिखना शुरू कर अच्छा, इस डिजिटल एरा में स्टूडेंट्स मोस्टली काफ़ी लोग ये टेक्नोलॉजी और डिजिटल रिसोर्सेज़ का यूज़ करते हैं। बट प्रॉब्लम ये भी है जैसे वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए अगर तो उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत रहता है। मतलब आप पढ़ाई के लिए तो यूज़ कर ही रहे हैं लेकिन और भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसमें। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? कोई ऐसा कोई प्रैक्टिस है या कुछ करना चाहिए जिससे कि हाँ, हम सिर्फ़ पढ़ाई तक ही सीमित रहें उसमें और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हों? सबसे मोबाइल काफ़ी डिस्ट्रैक्शन करता है। लेकिन मोबाइल के एडवांटेज तो आप जान ही रहे हैं, बच्चे भी जानते हैं कि वहाँ पे आपके हुँ, सारे रिसोर्सेज़ मिल जाते हैं। मैं भी मोबाइल के थ्रू ही पढ़ाता हूँ, ऐसा हुँ, कुछ नया नहीं करता हूँ। मैं व्हाट्सएप पे ही आंसर राइटिंग कराता हूँ, व्हाट्सएप पे ही मैं आंसर्स मॉडल आंसर डालता हूँ, उनकी कॉपियाँ भी हुँ, चेक करता हूँ वहाँ से निकाल कर के। सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्ट्रैक्शन का रीज़न है वो सोशल मीडिया है। तो आप हुँ, अगर सारे सोशल मीडिया से खुद को बस रिमूव कर लें, हटा लें, जितने भी सोशल मीडिया वहाँ से प्रोफ़ाइल हटा लें, तो वो हुँ, वो डिस्ट्रैक्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको अगर एंटरटेनमेंट करना है तो आप दोस्तों से बात कर लें, आप मूवीज़ देख लें, आप सिने मूवीज़ देख लें या खाने-पीने बाहर चले जाएँ, वो काफ़ी ठीक रहेगा। आपको सेल्फ कंट्रोल तो करना पड़ेगा, अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत है। आप आपको एग्ज़ाम फेस करना, आपको लड़ाई लड़ना, आपको जीतना है, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जो बच्चे जिन लोगों ने इस पे कंट्रोल किया देखिए आज वो सक्सेसफुल है। बहुत लोग हुँ, कंट्रोल नहीं कर पाते तो समय हाथ से निकल जाता है। बाद में हुँ, रियलाइज़ होता है कि अरे यार गड़बड़ हो गया कि थोड़ा पहले ही मुझे इन चीज़ों पे कंट्रोल करना। मैंने भी कोशिश किया, मैं 2011 से लेकर 2019 तक सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बंद कर रखा था बिल्कुल ही, मैंने ओके। सारे हटा रखे थे। भले ही मैं क्वालीफाई नहीं कर पाया यूपीएससी, बट मैं सोशल मीडिया वापस 2019 में मैं आया वापस, मतलब ओके। 2011 में ही छोड़ा था, 19 में वापस आया, तो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उस उससे उससे कितना डिफरेंस पड़ा इससे मतलब जैसे आपने छोड़ा था और फिर जॉइन करा तो क्या वो जर्नी थोड़ा आप समझाएँगे कि मतलब आप बाहर आने से आपका कितने आवर्स बचे या अब आए हैं तो क्या उसमें अब तो आप शायद अब जैसे आप पढ़ा रहे, टीच कर रहे तो काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पे भी आपको डालना पड़ता होगा तो उसके लिए आपने जॉइन किया होगा। बट उससे पहले का आपने जब छोड़ा था तो उससे क्या फ़ायदे हुए थे? आप वो थोड़ा बता पाएँ? मैंने छोड़ा था तो मैं अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हो गया। ओके। मैंने टेस्ट सीरीज़ वग़ैरह जॉइन कर रखा था। मैंने पीटी के लिए टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रखा था, मेंस के लिए भी जॉइन कर रखा था। मेंस में भी एसए का भी अलग टेस्ट होता है, तो उसका भी मैं जॉइन कर रखा। तो मैं क्या था कि वो वीकली टेस्ट होते थे वहाँ पे। तो पूरे वीक का एक सिलेबस मिल जाता था। तो मैं वीकली अपना टारगेट करता था कि इस वीक में मुझे इतना पे खत्म करना है। इतना सिलेबस जो दिया गया है उसको खत्म करना है। तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया कि मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ। क्योंकि मेरा सारा ध्यान रहता था उस पूरे वीक के सिलेबस पे। क्योंकि वो दोबारा सिलेबस वो रिपीट नहीं होते थे। तो उसको खत्म करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी। तो खत्म किया, फिर दूसरे वीक में गया, दूसरा सिलेबस खत्म किया, फिर टेस्ट हुआ, फिर तीसरे वीक गया। तो ऐसे-ऐसे करते-करते कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। फिर एक बार मैं तो फर्स्ट पहली बार जब मैं मेंस लिखा था, उसी बार मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला। तो इंटरव्यू में भी मैं थोड़ा-सा थोड़ी-सी गलती वहीं पे हो गई। जितना मेहनत मैं पीटी और मेंस में किया था, उसको मैं बहुत
मैं ब आपके सारे ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ कि इंटरव्यू को कभी कैज़ुअल मत लें, क्योंकि इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं, तो आप समझिए कि इंटरव्यू जो ले रहे हैं, उनके हाथ में आपकी नौकरी होती है। आप कितना भी मेहनत करके पीटी मेंस क्वालीफाई कर लें, लेकिन अगर आप सामने से अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पाएँगे, तो आपको वो क्वालीफाई नहीं करने देंगे, वो सीधे बाहर कर देंगे। तो कभी भी इंटरव्यू को कैज़ुअल नहीं लेना। मैंने थोड़ा कैज़ुअल लिया था, अपने ऊपर विश्वास नहीं था मुझे कि इंटरव्यू कॉल आ जाएगा पहली बार मेंस लिखने में। लेकिन आ गया और मैंने थोड़ा-सा जितना प्रिपरेशन करना चाहिए, मॉक्स देना चाहिए, मैंने मॉक्स पे कॉन्संट्रेट नहीं किया, मैंने एक ही मॉक दिया। मैं बोलना चाहूँगा कम से कम 5 से 6 मॉक तो ज़रूर देना ही चाहिए और अपने ऑडियोज़ और वीडियोज़ को भी रिव्यू करना चाहिए कि आपने किस तरीके से बोल रहे हैं, मिरर के सामने भी प्रैक्टिस करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये है और इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने इंटरव्यू का बात करी, तो इंटरव्यू पैनल में जो लोग होते हैं, तो उसमें वो जिस डिपार्टमेंट्स में से आ रहे हैं या जहाँ से आ रहे हैं, उसका भी कुछ फ़र्क पड़ता है? कुछ कुछ बायसनेस होती है उसमें भी, या अ, कैसे क्या रहता है? मतलब हम हमारे एंड से हमारी ऐसी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए कि वहाँ पे जाके एटलीस्ट जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको लगे कि हाँ, ये कैंडिडेट इसके लिए सही है। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपके ऑडियंस को बोलना चाहूँ कि इंटरव्यू को लेके कोई दिमाग में बायसनेस नहीं रखना चाहिए कि वो बायस्ड होंगे मेरे। आपको बस ध्यान रखना है कि वहाँ पे न्यूट्रल परफ़ॉर्म करना है, न्यूट्रल परफ़ॉर्मेंस देना है। ऐसा नहीं कि आप किसी के थॉट के ऊपर आप इंक्लाइंड हो गए कि नहीं अभी सत्ता में ये पॉलिटिकल पार्टी है तो उसकी तरफ से हम बोलना है, विपक्ष में है। नहीं, आपको न्यूट्रल अप्रोच रखना है। दूसरी बात है कि पहले ही मेंस में ही कोशिश करना चाहिए कि इतने नंबर आपके हों कि अगर इंटरव्यू में कम नंबर में आए तब भी सिलेक्ट हो जाएँ। ये दिमाग में बना के रखना है, इस टाइप से ही एग्ज़ाम देना, प्रिपरेशन भी करना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में चले गए, इंटरव्यूअर के सामने बैठ गए हैं, तो हुँ, वहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन बने रहें, वो काफ़ी कोऑपरेट करते हैं आपको और ऐसा नहीं हुँ, है कि आपको कहीं से भी एहसास होने देंगे कि वो बिल्कुल फ्रेंडली माहौल बना के रखेंगे। वो बिल्कुल ये देखना चाहते हैं कि आप में जो एक जिले में 30 लाख, 35 लाख लोग होते हैं, तो हुँ, उन लोगों की ज़िम्मेदारी आप सहज़ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, आप उनके लिए डिसीज़न्स ले सकते हैं कि नहीं। वो पर्सनैलिटी ऑब्ज़र्व करते हैं, वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि नॉलेज हुँ, टेस्ट ऑलरेडी वो पीटी मेंस में ले हो रखे चुका होते है। हैं। हाँ, हो चुका है, तो वो पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं कि ये कितना चीज़ों को सँभाल सकता है, ये डिसीज़न्स ले पाएगा कि नहीं, अगर इंस्टेंट कुछ डिसीज़न हुए, तो वो लेने में हुँ, है कि नहीं, अगर कहीं दंगा भड़क गया, अगर कुछ वहाँ पे मारपीट हो गई, यहाँ पे कुछ भी हो हुँ, गया, किसी हुँ, टाइप का वायलेंस हो गया, तो वो एक क्विक डिसीज़न्स ले पाएगा कि नहीं। इसी कारण को हुँ, देखिए कि आप हुँ, अभी एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का कोर्स उसमें 4th पेपर शुरू किया गया यूपीएससी में, खासकर इसी को लेकर के। हुँ, इसी को ध्यान में कि अगर आपको इंस्टेंट डिसीज़न लेना है, तो उसपे ही क्वेश्चन्स हुँ, क्रिएट किए जाते हैं। हुँ, जी, जी। और हाँ, इंटरव्यू जो लेने वाले होते हैं, उनका बैकग्राउंड के बारे में हम लोग को नहीं पता होता है, कहाँ से आ रहे हैं। हुँ, इसलिए बिल्कुल आप अपने ऊपर फ़ोकस करें, अपने ऊपर काम करें कि हमें वहाँ पे बेस्ट आंसर्स देना है। और ये आंसर्स देते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो दिए आंसर्स हैं, उसी से वो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। तो बिल्कुल हाँ। सोच समझ के आंसर दें ताकि आप अपने फ़ील्ड में ले आएँ उनको जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। जी, जी। ठीक है संदीप जी, और इसमें जैसे एक एक एग्ज़ाम का प्रेशर भी आता है, जैसे इंटरव्यू का प्रेशर आता है, एग्ज़ाम का प्रेशर आता है, तो उस प्रेशर को ईज़ करने के लिए स्टूडेंट्स को और क्या करना चाहिए? प्रेशर रिलीज़ करने का एक ही तरीका है प्रिपरेशन। अगर आप काफ़ी बिज़ी हैं अपने एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में, काफ़ी बिज़ी हुँ, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मैं टेस्ट जॉइन कर रखा था, हुँ, पीपीटी का, मेंस का, तो मेरा वीकली शेड्यूल फिक्स था। तो मुझे एक्स्ट्रा सोचने का समय ही नहीं पड़ता था क्योंकि वो उस वीक को मुझे ये सिलेबस खत्म करना होता था। इतना सिलेबस बड़ा होता है कि आपको खत्म 7 दिन भी कम पड़ते हैं। तो हुँ, ये दूसरी बात है कि हम हमेशा आउटकम्स पे फ़ोकस करते हैं कि अरे हम इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर जाएँगे तो डीएम बन जाएँगे या एसपी बन जाएँ या डीएसपी बन जाएँगे, डिप्टी नहीं, आप उस पे मत फ़ोकस करो। आप बस एग्ज़ाम पे फ़ोकस करो कि ये एग्ज़ाम मुझे क्वालीफ़ाई करना है। इसको किसी तरह हमको अ, मतलब पार करना है, इस एग्ज़ाम को पास करना। और मैं तो एक और लाइन हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि ये चीज़ का ध्यान रखना कि कब दिमाग में रखना कि कभी भी खुद को बोलना है कि ऐसा दिन नहीं आने देना है कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम ना हो। ऐसा हुँ, दिन आने ही नहीं देना है। तो ये चीज़ें होती हैं जो मोटिवेशन का काम करती है और जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे जो बिल्कुल फ़ोकस्ड है उनको ये सब चीज़ सोचने का समय नहीं होता है। अगर उनके अंदर प्रेशर
प्रेशर क्यों डेवलप होता है? सबसे बड़ा रीज़न ये जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं। हाँ। आप ओवरथिंकिंग से बचो। आप अभी से ही सोच लेते हो कि 5 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल बाद क्या होने वाला है। हमें तो पता भी नहीं हुँ। होता कल क्या होने वाला है, 10 हाँ, दिन सही बाद क्या बात है। होना है। तो आप बस फ़ोकस करो कि हर दिन को मैक्सिमाइज़ करो, यूज़ करो, कि हर दिन का मैक्सिमम आउटपुट हमको लेना है। कल हुँ, क्या रात को डिसाइड कर कल क्या पढ़ने वाले हैं, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ करो। मैं तो जनरली अपने स्टूडेंट्स को वीकली प्रोग्राम पे टारगेट करता हूँ कि आप पूरे वीक में डिसाइड करो कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। फिर आप जब 1 वीक में आपने तैयार कर लिया तो उसको फिर पर डे आप ब्रेक करो, कैसे खत्म करना। हर डे में भी फ्लेक्सिबल रूटीन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने प्रोग्राम कर रखा है कि सुबह पढ़ेंगे। अब सुबह कोई काम आ गया या कुछ हो गया तो ऐसा नहीं है कि सुबह नहीं हुँ, पढ़ लिए तो शाम को पढ़ लिए, रात को पढ़ लिए। लेकिन हाँ, उस काम को उस पढ़ाई को, उस सिलेबस को उसी दिन ही कंप्लीट करके आगे बढ़ें। ओके, ओके संदीप जी। संदीप जी, जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन है, ये इवॉल्व हो रहा है विद टाइम। तो आगे आने वाले कुछ सालों में ये और क्या चेंजेज़ आएँगे इसमें? और क्या चेंजेज़ स्टूडेंट की तरफ से होने चाहिए उसको लेके? उस पे आप थोड़ा कुछ आइडिया दे सकते हैं? हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था आपको अभी कि जैसे जो ऑप्शनल पेपर होता है, खासकर बीपीएससी में अभी हुँ, 2 साल प तो अभी 2 बार हुए एग्ज़ाम, 1 साल, डेढ़ साल पहले ऑप्शनल पेपर को हटा दिया गया। तो ओके। उनका फ़ोकस सिर्फ़ जनरल स्टडीज़ के ऊपर और एस्से के ऊपर है। हुँ, तो मैं पहले ही बोला कि जनरल स्टडीज़ को आप बेहतर से बेहतर तैयार करके रखें वहाँ पे, करंट हुँ, अफ़ेयर्स को अच्छे से तैयार करें ताकि जितने भी सिलेबस चेंज जब भी आए, तो ये चेंज नहीं होगा और जब नए जो आएँगे तो आप देखें कि जैसे 3 पेपर है, तो जीएस का 2 पेपर, 1 एसए का पेपर, आप इंडिविजुअली अगर बाँटेंगे तो 66.7% जो आपका जीएस का पेपर है, तो वो 67% तो नहीं बदला ना, वो 33% बदला है। तो हुँ, 67% 67% तो आपका तैयार रहेगा एट लीस्ट वहाँ पे भी। हुँ, जैसे यूपीएससी का पेपर चेंज हुआ, तो वहाँ पे 2 ऑप्शनल थे पहले, तो वहाँ पे 1 ऑप्शनल कर दिया गया। अ, पहले पीटी में भी ऑप्शनल पूछते थे, वहाँ पे सीसैट लेकर के आए, लेकिन जीएस के पेपर कभी चेंज नहीं हुए। पीटी हुँ, में भी जीएस का पेपर सेम रखा गया, मेंस में भी जीएस के पेपर्स में कुछ ऐड अप कर दिए गए। तो हुँ, जनरल स्टडीज़ आप तैयार करके रखें, आपको मतलब 50% तैयारी वहीं से हो जाएगी। और बिल्कुल दिमाग में रखना है कि सिलेबस चेंज होगा तो उसके साथ फाइट करना है। ऐसा नहीं कि आप पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं तो वो ही रहेगा। जब तैयारी कर रहा था मेरे समय ही सबसे ज़्यादा चेंजेज़ आए। पीटी में भी चेंजेज़ आए, मेंस में भी चेंजेज़ आए, बाद में मार्किंग पैटर्न में भी चेंज आया। तो काफ़ी चेंज का माहौल मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी। अब आगे भी चेंज आने वाला है। जैसा हुँ, मुझे लग रहा है कि ऑप्शनल हो सकता है कि भविष्य में हट जाए यूपीएससी में भी। ओके। लेकिन जनरल स्टडीज़ के पेपर सेम ही रहेंगे। आप जीएस पे फ़ोकस करें। जी। ठीक है संदीप जी, काफ़ी अच्छा लगा आपने आज जॉइन करा और आपने अपना कीमती समय दिया इस पॉडकास्ट के लिए। और आपकी जो बातें हैं, जो आपने गाइडेंस दिया स्टूडेंट्स को, वो हमारे भी जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं पुरस्कार से, उनको भी एक मार्गदर्शन देगा। और पुरस्कार के स्टूडेंट्स को भी कुछ इससे फ़ायदा मिलेगा जो आपने आज बताया। और हम चाहेंगे कि कभी-कभी जब आपको टाइम मिले तो हमारे पुरस्कार के स्टूडेंट्स को भी कुछ-कुछ समय पे थोड़ा गाइडेंस दे दिया करें, जिससे उन्हें भी हेल्प हो आगे जाके। So, thanks for joining ये podcast, and it was a very very I can say it was very grateful for us for पुरस्कार फैमिली कि आज आप आए यहाँ पे, और ये पहला पॉडकास्ट है हमारा, तो और आपसे शुरुआत हो रही है, तो काफी अच्छा रहा ये। थैंक्स थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू रौनक जी। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ आपके खासकर पुरस्कार से जुड़े हुए लोगों खासकर वो विद्यार्थी हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट हैं। हाँ, बस वो एक चीज़ का ध्यान रखें अपने गोल्स क्लियर रखें। आपको क्या लाइफ़ में पाना है, क्या बनना है, वो गोल क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट का यही होता है कि उनका लक्ष्य नहीं पता होता कि उनको करना क्या है लाइफ़ में। हाँ, तो मैं आपके सारे जुड़े हुए लोगों को, विद्यार्थियों को सलाह दूँगा कि अपने लक्ष्य क्लियर रखें, गोल्स क्लियर रखें। जिससे क्या होता है कि आपको आगे की जर्नी काफ़ी आसान हो जाती है, उनको पाना बहुत आसान हो जाता है। जी, जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर और पुरस्कार में मैं पहले भी कुछ-कुछ प्रोग्राम्स में मुझे बुलाया गया था, तो मैंने भी वहाँ पे लेक्चर डिलीवर करने का मौका मिला। आपने पहले पॉडकास्ट के लिए बुलाया। मैं भी मेरे लिए भी काफ़ी अच्छी बात है कि मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिला। बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद यू राहुल। थैंक यू थैंक यू संदीप जी, थैंक यू। थैंक यू ओके पुरस्कार। ओके, बाय।